Hello, everyone, and welcome to Foreman India. We cover his side of the story exclusively. वैसे क्या आपने डरना जरूरी है देखी है या रहस्य? सरकार तो पक्का देखी होगी। तो गेस कीजिए आज हमारे साथ कौन जुड़ रहे हैं। जी हाँ, टुडे वी आर हैविंग विद अस द मैन बिहाइंड ऑल दिस मूवीज, बॉलीवुड राइटर एंड डायरेक्टर मनीष गुप्ता, who has written amazing films like Sarkar and Section 375. He has directed movies like Rahasya, Darna Zaruri Hai, Hostel, The Stoneman Murders, 420 IPC and much more. तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। Namaste Manish ji and welcome to Foreman. Namaste. Thank you so much Namaste. for joining us, and it's a honor for us to host you today. My pleasure. So पहले तो हम बात करेंगे आपके पॉपुलर मूवी की सेक्शन 375, जो एक्चुअली मैं कहूंगी एक काफी अच्छी मूवी थी। और उस टाइम पे इस तरीके के जो टॉपिक्स है रिलेटेड टू मेंस इश्यूज या फिर जो फॉल्स केसेस है बहुत कम रेज होते थे। इनफैक्ट बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। इनफैक्ट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद नहीं जानती थी व्हाट इज 375, व्हाट इज 498 ए, डीवी केसेस में क्या क्या होता है, लॉ सेक्शंस वगैरह मुझे कुछ नहीं पता था। Someone suggested like किसी ने मुझसे कहा कि you go and watch Article 375। फिर मैंने देखे and then I thought कि oh this also has It's section 375, not article. Section 375, and I just watched the movie and then I thought कि oh like these things also happen कि एक लड़की, ये जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़की ये बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो वो वाकई में उसके स्टेटमेंट पे बिलीव करके जो कोर्ट बहुत सारे इनोसेंस को सजा देती है, दैट इज टोटली रॉन्ग। And at that point of time, I realized कि this should come in front, it should gain the limelight, और लोगों को पता चलनी चाहिए कि क्या क्या हो रहे हैं बाहर में एक्चुअली। एंड बिकॉज आजकल हर जगह मी टू का जमाना चल रहा है एंड कोर्ट ये कहती है कि रेप विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स काफी होते हैं। तो ऐसे समय में हमने कई सारे विक्टिम्स ऐसे देखे हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं बट उनको फॉल्सली एक्यूज करते हैं, वो जेल भी चले जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है बेल के या लॉयर्स को देने के। एंड इट्स वेरी पेनफुल टू सी दैट। तो सर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये फिल्म बनाने की? हाँ, मैं शाइनी ओझा को जानता था। Okay. जो एक्टर है शाइनी ओझा, तो वो जमाने में मैं उनके साथ एक फिल्म बना रहा था। Okay. तो मैं उनके घर पे जाता था जो ओशीवारा में अंधेरी वेस्ट में है। मैं उनके घर जाता था, उनकी वाइफ जो उनकी मैनेजर है, मतलब उनकी वाइफ उनकी मैनेजर भी थी, तो मैं उनसे भी मिलता था। तो हमारा बहुत डेली बेसिस पे इंटरेक्शन हो रहा था। उस समय उन पर यह केस हो गया और मुझे पता चला अचानक एक दिन के एक शाम कि उनको ओशीवारा पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं, पुलिस लेके गई है और अरेस्ट हो चुके हैं वो रेप के लिए, कि उन्होंने उनकी मेड का रेप किया है, ऐसा आरोप है उन पर। तो मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा, उधर कुछ और फ्रेंड्स भी थे साथ में, इंडस्ट्री के लोग थे, हम पहुंचे उधर। तो हमने डीसीपी से बात की कि भाई क्या हुआ, क्योंकि उसकी कोई फैमिली यहाँ थी नहीं, वाइफ को छोड़ के उसके माँ बाप वगैरह और बाकी फैमिली कोई बॉम्बे में नहीं थी। तो जब तक वो पहुंचते दिल्ली वगैरह से, जहां भी वो थे, तो वहां यहाँ कोई था नहीं। तो मैं और कुछ दूसरे इंडस्ट्री के लोग थे, फ्रेंड्स थे, हम गए डीसीपी के पास। तो डीसीपी ने कहा कि हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि सेक्स हुआ है इन दोनों के बीच, लेकिन सेक्स कंसेंशुअल है या फोर्स्ड है वो हमें हमें अभी तक पता नहीं है। वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको इंटरोगेट कर रहे हैं। Okay. तो मैंने और मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप खुद कह रहे हो कि आपको पक्का नहीं है कि वो कंसेंशुअल था या फोर्स था, तो फिर आप उसको अरेस्ट कैसे मतलब आप क्यों उसको गिरफ्त में लिया हुआ है आपने? Okay. ये तो अनफेयर है ना कि आप पुलिस हो कि आपको खुद को पता नहीं है। और तो तो बोलता है देखो हम कुछ नहीं कर सकते, सेक्शन 375 और 376 इसका ये है कि अगर लड़की ने कंप्लेंट कर दी तो हमको अरेस्ट करना ही पड़ता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो लॉ ही ऐसा है। तो यहां से मुझे आइडिया आया। Okay. हाँ, तो पूरी फिल्म जो है वो पूरी शाइनी ओझा के केस पर ही आधारित है। Okay. लेकिन मैंने उसमें कुछ लीगल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए मैंने उसमें कुछ की एलिमेंट्स बदली कर दिए। मैंने उसको एक्टर की जगह डायरेक्टर दिखा दिया। मैंने वो घर की नौकरानी की जगह उसको ऐसे असिस्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर दिखा दिया। मैंने थोड़ा वो एंगल डाल दिया। बाकी सब जो भी हुआ है वो एग्जैक्टली जैसा
हकीकत में हुआ है शानी आहूजा के साथ, वही दिखाया मैंने। ओके, तो ये बात मुझे पता नहीं थी, ये तो मुझे आज पता चली। ओके। नहीं बहुत, मैंने, आप गूगल कीजिए, मैंने वीडियो इंटरव्यूज भी दिए हैं इस बारे में, और बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स भी हैं इस बारे में। ओके ओके। तो क्या आपको लगता है कि जो ऐसे केस फाइल होते हैं, जो फॉल्स केसेस होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें पुलिस का ही दोष होता है, क्योंकि पुलिस अक्सर ऐसे लोगों से पु, डील करते हैं, तो क्या उनको पता होता है पुलिस, कि देखो, पुलिस 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 कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि जब लॉ ही ऐसा है, तो पुलिस को तो, उनको, उनके ऊपर तो बंदिश है कि जो लॉ में लिखा है वो आपको करना पड़ेगा। तो हम्म। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस इज हेल्पलेस। प्रॉब्लम लॉ की है, लॉ बदलनी पड़ेगी हमें। यस, दैट्स जब व्हाट। लॉ ऐसी बनेगी कि आप कोई ठोस सबूत के बिना किसी पुरुष को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो बेकार में, बस एक एलिगेशन के बेसिस पर किसी ने आरोप लगा दिया और बस अरेस्ट हो गया। वैसे तो कोई भी आरोप लगा सकता है, हम्म। बदला लेने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए या दुश्मनी निकालने के लिए, कोई भी वजह से कोई भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है। तो आरोप के बेसिस पर आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो, ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। बिल्कुल। ये इस हाँ, ये बहुत ही नाइंसाफी है। और इससे क्या होता है, हर कोई आदमी जो है, पुरुष, जितने भी पुरुष हैं पूरे इंडिया में, वो बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। कोई भी औरत उनसे बदला लेना चाहती है, या उनको सबक सिखाना चाहती है, या किसी तरह की दुश्मनी निकालना चाहती है, या पैसे ऐंठना चाहती है, कुछ भी है, कुछ भी इशू हो, तो वो एक वेपन मिल गया है हम्म। कि बस औरत होने के बेसिस पे तुम ये, आपके पास इतनी पावर आ गई कि आप किसी की जिंदगी बिगाड़ सकते हो। तो ओके। ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर लॉ है, और ये लॉ को रेक्टिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और ये इतनी बुरी तरह मिसयूज हो रहा है कि आम जनता को अंदाजा ही नहीं है कि कितनी बुरी तरह मिसयूज हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। मैं जब इस फिल्म की रिसर्च कर रहा था, तो मैं बॉम्बे में कई कोर्ट्स में जाता था, कोर्ट हियरिंग वगैरह देखने के लिए। अब बॉम्बे में एक एक जगह कोर्ट है जहां तीन तीन स्पेशल कोर्ट्स हैं, वो सिर्फ रेप केस और पॉस्को के केसेस के लिए हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं। वो वहां सिर्फ रेप की हियरिंग होती है। तो मैं वहां गया तो मैंने इतने सारे लड़के देखे, जवान जवान लड़के, 20s में थे वो। बिल्कुल। तो उनमें से एक ऐसा था, इतना पतला सा लड़का था, वो और उसकी बहन रो रहे थे। वो कह रहे थे कि इस पे, मेरे भाई पे रेप केस किया है, इसने कुछ नहीं किया, उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो रेप केस कर दिया, यू नो। और वो लड़का जेल में था, तो 20 साल का लड़का था, तो पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था। हम्म। तो उसकी उसकी बहन रो रही थी, उसके माँ बाप वहां बैठे हुए थे, पूरी फैमिली परेशान थी। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम्म। दूसरा एक केस था जहां एक लड़की के पेरेंट्स आए हुए थे। तो वो इतनी बेशर्मी से खुद कह रहे हैं कि हमने केस इसलिए किया क्योंकि ये आदमी 42 इयर्स का है, और हमारी 16 साल की लड़की है, उसके साथ उसका अफेयर था, तो हम्म। हमने अफेयर तोड़ने के लिए रेप का केस किया। मैं चौंक गया एकदम। मैंने बोला, भाई, आपकी बेटी चाहे 16 साल की है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से अफेयर किया ना इनके साथ। हाँ। वो अपनी मर्जी से कर रही है ना बड़े आदमी के साथ अफेयर। इसने कोई जबरदस्ती तो नहीं की आपके साथ, अपनी आपकी बेटी के साथ। तो बोलते हैं, नहीं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा है, हम उसको बोल रहे थे तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी है, फिर भी तुम हमारी बेटी के साथ ये कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो उसको रिलेशन छुड़ाने के लिए, ये रिलेशन तोड़वाने के लिए हमने उस पर रेप का केस कर दिया। ओके। मैं एकदम चौंक गया, इतनी बेशर्मी से ऐसे सामने से बोल रहे हैं। हाँ हाँ। मैं सोचने लगा कि ऐसे जो बेवकूफ लोग हैं, जो रेप के लॉ को इतना मिसयूज कर रहे हैं, इन लोग को इन्हें ये एहसास नहीं है कि ऐसा करने से जो असली रेप विक्टिम है, जिस बदनसीब औरत पे असल में रेप हुआ है, आप हम्म। उसका सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जी। उसकी स्टेटमेंट पर फिर जो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा होता है ना, भेड़िया आया। हाँ, डेफिनेटली यस। हाँ, वैसा हो जाता है, मतलब क्योंकि अभी इतने नकली केसेस हैं, तो जब कोई असली केस आता है, उस पे उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है। तो हम्म। आप ये जो जो कर रहे हैं, वो ये पूरा हमारे समाज को नुकसान हो रहा है इससे। बिल्कुल। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। इनफैक्ट वही मैंने फिल्म में दिखाया। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट ऐसे कई सारे केसेस हमने भी डील किए हैं, हम डेली बेसिस पे ऐसे हाँ, हम
मैसेजेस करते हैं जहाँ पे उनपे शादी के एक दिन बाद केस किया गया, शादी के 2 महीने बाद केस किया गया। यंग लड़के, दे आर यंग बॉयज, 23-24 years old। कुछ कुछ है कि जो, इनफैक्ट एक केस था, बहुत पॉपुलर केस, मिस्टर विष्णु तिवारी जी का, कि उनपे किसी ने इल्जाम लगाया रेप का, एंड ही हैड टू गो बिहाइंड द बार्स फॉर अराउंड 20 to 22 years। और फिर जब वो बाहर आया, ही वॉज 42 years old, एंड ही वॉज सेइंग कि मेरे पेरेंट्स चले गए, दे पास्ड अवे, आई कुड नॉट अटेंड देयर फ्यूनरल। जब मैं जेल गया था मोबाइल फोन्स नहीं थे, अब मेरे फैमिली में कोई नहीं रहा, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, वो भी इस एज में मैं अपनी लाइफ कैसे शुरू करूँ। एंड देयर आर मेनी सच केसेस, बट प्रॉब्लम, अजीब बात ये लगती है मनीष जी कि कोर्ट्स देखती है ऐसे केसेस को, बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव टू अमेंड द लॉ, चाहे वो सेक्शन 375 हो या 498A हो या कुछ और हो, जो कि जेंडर बायस्ड है इनफैक्ट, क्योंकि जेंडर न्यूट्रलिटी तो तब आएगी ना जब ये दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रेप सिर्फ एक मेल पर्सन कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। बट डिक्शनरी में ये बोला गया है कि ओनली ए मेल कैन रेप, तो इसलिए उन्हें ऐसे बनाया है इन लॉज को कि कानून के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, लड़कों की बात सुनी नहीं जाती है कोर्ट में। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस आज अभी के टाइम पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्या फैला है या फैल रहा है, लोगों को अवेयरनेस है, या फिर अभी भी वो सेम? नहीं है, कुछ नहीं है अवेयरनेस, लोगों को कुछ पता नहीं है। हाँ, उसी को पता है जिसने भुगता है। बिल्कुल, हाँ। जिसने भुगता है ना, सिर्फ उसी को पता है। और वो जिसने भी भुगता है वो हमारे बन गए हैं, मेन राइट्स एक्टिविस्ट, वो बन गए हैं सबके सब। तो या जितने भी हमारे हैं इंडिया में, सिर्फ उन्हीं को पता है। हम्म पब्लिक को तो बिल्कुल पता नहीं है। पब्लिक को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है इसके बारे में कि, और मैं बोलता हूं सबसे चौंकाने वाली बात, 80%, 80% केस जो इंडिया में रेप के फाइल होते हैं, 80% नकली है। यस, 80%, बिल्कुल। इतनी हाई परसेंटेज है नकली है। तो हम्म। ये किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। और इनफैक्ट, इनफैक्ट एक और ट्रेजेडी, ये भी ट्रेजिक बात ये है कि जो असली रेप केस होता है ना, जो असली लड़की पे रेप होता है, वो रिपोर्ट नहीं करती है कभी भी। वो शर्मिंदगी से रिपोर्ट नहीं करती है। सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, जो ये इस टाइप की औरतें होती है जो बेशरम होती हैं और उनको फायदा उठाना होता है, ये इसका वो जाके रिपोर्ट करती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जी जी। जब मैं ये कोर्ट में गया था तो वहां एक औरत थी, कुछ करीब जवान औरत तो नहीं थी, कुछ 40 से ज्यादा ही की उम्र थी उसकी। वो औरत थी वहां, हंस हंस के मुझे बोल रही थी, अरे मैंने तो केस किया है, मैंने तो ऐसा था केस किया है। ओके। और मुझे हंस हंस के बता रही थी कि मैंने केस किया हुआ है। अब जिस औरत पे रेप हुआ है वो कभी हंस के बताएगी अपने केस के बारे में? बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं। वो तो एकदम, वो तो पहली बात तो बात ही नहीं करेगी। हम्म वो तो अपना मुंह कवर करके रखेगी। वो तो कहीं ऐसा, मतलब वैसे खुलेआम तो बात ही नहीं करेगी, और हंस के तो बताने का सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि उनका तो यहाँ मेंटल मैंने देखा, स्टेट ही वो अलग लेवल पे होता है ना, वो नहीं करेक्ट पता चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ कोर्ट में तो रेप का मजाक उड़ाया हुआ था, इसका मजाक बनाया हुआ है इस इशू का। तो इसमें दोनों दोनों का नुकसान है। पुरुषों का भी नुकसान है और औरतों का भी नुकसान है, दोनों का। पुरुषों बिल्कुल। का नुकसान इस तरफ है कि उनकी लाइफ बिगड़ रही है हम्म नकली केस से, और औरतों का नुकसान ये है कि आपको अभी रेप से सेफ्टी नहीं है। क्योंकि आपके ऊपर सच में रेप हो गया तो तभी भी आपको शक की निगाह से देखा जाएगा कि शायद झूठ तो नहीं बोल रहे। क्योंकि पुलिस को तो आदत है नकली केसेस के साथ डील करने की। दैट्स व्हाट। पुलिस को तो आदत हो गई है, पुलिस तो हार्डन हो गई है। पुलिस तो बोलती है कि यार हम हर रोज देखते हैं कि कुछ मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है और रेप का केस कर देती है औरत, तो हम लोग तो सीरियसली नहीं लेते। इसलिए आपने सुना होगा, ये तो आपने सुना होगा कि जब आप अगर रेप का आप एफआईआर लिखाने जाओ तो पुलिस आपका केस रजिस्टर नहीं करती है। हम्म तो ये उनमें से तो उसकी वजह यही है, उनको पता नहीं होता ये नकली है कि असली है केस। दैट्स व्हाट। हाँ, इनफैक्ट अगर लड़का कभी जाके बोले कि मेरे ऊपर ऐसा लाइक अत्याचार हुआ है या हैरेसमेंट हुआ है, पुलिस उस लड़के को उसकी स्टोरी, इनफैक्ट उसकी स्टोरी जानने से पहले पुलिस पहले उसको हरास करती है। पहले तो उसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर उसका लाइक कोई केस दर्ज नहीं करेंगे, उसे हरासमेंट करते रहेंगे, कल आओ परसों आओ, फिर उसे बहुत कई तरह की, कोई कोई तो गालियां भी दे देते हैं उस विक्टिम को। इनफैक्ट उसको कुछ कभी ये भी होता है कि उसको जेल में लाके ही बंद कर दिया कि तूने ही कुछ किया होगा, तूने ही कुछ किया होगा, मारा पीटा होगा।
तो ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कई सारे केसेस हमने भी देखे हैं इनफैक्ट, कि लड़के को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, ना पुलिस से ना किसी और से। और इनफैक्ट जब केस चल रहा होता है ना ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो उस टाइम पे भी लड़का अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी जाती, उसको बोलते कि तू चुप रहे। तो दिस इज समथिंग वेरी पेनफुल, क्योंकि जस्टिस सिस्टम इज नॉट, इट शुड नॉट बी लाइक दिस, कि आप एक साइड की बात सुन रहे हो और फिर बोल रहे हो कि वी आर सर्विंग जस्टिस, जबकि आप दूसरे साइड की बात ही नहीं सुन रहे हो। मैं आपको बताता हूँ इस मामले की जड़ पे, मैं आपको बताता हूँ इस मामले की जड़ कहाँ से शुरू हुई। ये 200 साल पहले की बात है, जब औरतों के पास कोई पावर नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। औरतों को सेकंड सिटीजन माना जाता था। उनके पास वोट करने की राइट नहीं थी, कोई राइट नहीं थी। वो घर के अंदर ही कैद रहती थी। औरतें काम नहीं करती थी, एजुकेशन नहीं होती थी उनकी, वो घूंघट में ही रहती थी पूरी जिंदगी। वो माहौल था 200 साल पहले, वो हम्म। माहौल था। हम्म। उस माहौल में किसी औरत के साथ रेप हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती थी। उसको बिल्कुल। घर से निकाल दिया जाता था, उसको कोठे पे बिठा दिया जाता था, उसको समाज में रहने लायक नहीं मानते थे। इसलिए उस जमाने में कोई औरत शायद ही झूठा इल्जाम लगाती, हम्म। क्योंकि अगर कोई औरत वैसे माहौल में झूठा इल्जाम लगाए तो वो तो उसका खुद का नुकसान होगा। बिल्कुल। इसलिए इसलिए औरत के बयान को एकदम सच माना जाता था वो जमाने में, हम्म। क्योंकि सोचा जाता था कि इस शी हैज मच मोर टू लूज, क्योंकि इसकी तो पूरी जिंदगी बिगड़ने वाली है। दैट्स व्हाट। आदमी तो शायद फिर भी बच के निकल जाएगा। हम्म। लेकिन बिल्कुल। आज का माहौल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल आज अलग की है। औरत जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, लिबरल हो चुकी है। हम्म। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, नौकरी करती है, बाहर जाती है, सब कुछ है। मेन एंड वुमेन आर इक्वल एट द वर्क प्लेस नाउ। और सोसाइटी में भी जो जगह है औरतों की, वो मर्दों से ऑलमोस्ट इक्वल ही हो चुकी है। बिल्कुल, तो यस। आज, एग्री। हाँ, तो आज की औरत इतनी वीक नहीं है। हम्म। तो इसलिए जो लॉज हैं उनको चेंज किया जाना चाहिए कि वक्त के साथ माहौल बदली हो चुका है। हम्म। अभी की औरत डरती नहीं है बोलने से कि मेरे साथ रेप हो गया, मेरे साथ रेप हो, उसकी कोई जिंदगी बिगड़ने नहीं वाली। उल्टा उसको तो कॉम्पनसेशन मिलने वाली है, पैसे की। हाँ, सिंपैथी ठीक है मिल रही ना? है, कुछ मिल रहा है, मिल रहा है उसको। हाँ 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 हाँ, पूरी पब्लिक की सिंपैथी हो जाएगी। अभी तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी तो सिंगल मदर्स भी हैं। अभी कितने सारी औरतें हैं जो सिंगल मदर है, मतलब शादी नहीं हुई है। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, आपको पता है, हाँ उनकी हाँ। शादी नहीं हुई है लेकिन बच्चा है, बच्चा है, बाप यस। का आता पता नहीं है। तो आजकल वो माहौल बदल चुका है। हम्म। लेकिन जो लॉ है वो 200 साल साल पहले जो पुराना माहौल है। था उसके हिसाब से लॉ है। हम्म। तो ये लॉ मेकर्स को, सुप्रीम कोर्ट को ये सब पर अमल करके इनको लॉज चेंज करनी पड़ेंगी, हम्म। जो आज के माहौल से ताल्लुक रखती हैं। तो बिल्कुल। the laws will have to become abreast of today's time, हम्म। today's day and time, and the milieu that we live in, दैट्स the व्हाट। environment that we live in. So the laws will have to be updated and become abreast of today's time, हम्म। तब जाके कुछ होगा। दैट्स व्हाट, तब जाके कुछ होगा, तो यही राइट। कहना चाहता हूं मैं। हाँ, ठीक है। हम्म। तो मनीष जी, आपकी फिल्म से ना एक बहुत पॉपुलर डायलॉग थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, इनफैक्ट वो काफी पॉपुलर हुई थी, कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ, जो बोलते हैं लॉ, लॉ, एंड लॉ, नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। यस, नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। तो इस ये डायलॉग आपके दिमाग में कहाँ से आया? बिकॉज इट वाज समथिंग पीपल लव दिस डायलॉग, एंड इस डायलॉग ने लोगों की आंखें खोली है कुछ हद तक, कि हाँ हाँ, मैं एक्चुअली। आपको समझाता हूँ। ये डायलॉग एक्चुअली बहुत नेगेटिव डायलॉग है। हम्म। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लॉयर्स के साथ डील किया है, बहुत सारे लॉयर्स के साथ डील किया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो फिल्म में लॉयर दिखाते हैं ना, और हम्म। जो हकीकत में लॉयर होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई लॉयर, आज तक मैं किसी लॉयर को मिला ही नहीं हूं जो अपनी पूरी श्रद्धा से कोई केस लड़ता है और अपनी जान भी लगा देता है अपने क्लाइंट के लिए। ऐसा कोई लॉयर होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। लॉयर क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। वो बोलते हैं तुम मेरे टाइम का 1 घंटा ले रहे हो, मुझे इतने लाखों पैसा चाहिए, ये पैसा मैं लूंगा, मैं इतना काम करूंगा और फिर तुम भाड़ में जाओ। हम्म। तुमको बेल मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम नॉट कंसर्न। तो कोई लॉयर होता है ना, उसको उसके क्लाइंट की कोई कंसर्न नहीं होती है। उसको कंसर्न होती है सिर्फ अपने पैसे से, अपनी फीस से। हम्म। और उसका कोई, किसी भी लॉयर का कोई धर्म ईमान नहीं होता है। दे हैव नो एथिक्स। किसी भी लॉयर के कोई एथिक्स नहीं होते हैं।
सही वो बात है। क्या करते हैं, उनको क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट उनको पैसे दे रहा है, हम्म। तो अगर क्लाइंट गलत भी है तो भी उसके लिए लड़ेंगे। और अगर हाँ हाँ। ऐसा भी होता है कि दूसरा जो दूसरी पार्टी है, समझो वो उनको अपनी तरफ खींच ले, तो उसकी तरफ भी हो जाएंगे। हाँ हाँ वैसे बिल्कुल। भी है, दल 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 बदलू होते हैं। दल बदलू होते हैं, हाँ। तो हाँ, तो लॉयर, लॉयर बहुत ही जबकि बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, मैं तो कहूंगा बहुत ही अनएथिकल प्रोफेशन है। ठीक है, हम्म। और मैंने कोई ईमानदार ईमानदार लॉयर आज तक देखा नहीं। चालाक चालाक लॉयर और बहुत ही काबिल लॉयर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन हम्म। कोई ईमानदार और सच्चा लॉयर तो मैंने देखा ही नहीं है। तो हम्म। जो दिखाते हैं ना फिल्मों में, आदर्शवादी लॉयर है, ऐसा है वैसा है, वो वो इमेज ही सब गलत है। मन घड़न है, वो मन घड़न है। ओके। और ये लॉयर्स क्या होता है, डॉक्टर जैसे होते हैं। जो डॉक्टर होता है ना, सर्जन, जो हम्म। बहुत पेनफुल सर्जरी दिन रात करता है, हम्म। उसको पेशेंट की पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए वो मैकेनिकल काम है, क्लिनिकल काम है। क्लिनिकल काम। उस तरह से जो लॉयर होता है उसको क्लाइंट की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम्म। उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब होता है। राइट, तो ठीक ये है, काफी बड़ी बात ये कही। मेरी ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी। हम्म। ठीक है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी अबाउट लॉयर्स। तो वहां से मैंने ये डायलॉग लिखा, लेकिन मैंने इस तरह से लिखा कि ऐसा नहीं लगे कि मैं हीरो की बुराई कर रहा हूं। हाँ हाँ। मैं दिखा रहा था कि हीरो बड़ा प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा है अपनी जूनियर को। हम्म। तो मैंने थोड़ा वो रखा, ताकि नहीं तो क्या है, अभी हीरो है फिल्म का तो हमें थोड़ा तो उसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, दिस तो काइंड ऑफ इसलिए, मूवी ना से। लेकिन हकीकत ये है, हाँ हकीकत वो है जो मैंने आपको बताया अभी। बिल्कुल, इवन आई एग्री, क्योंकि हमने भी ऐसे कई सारे, हम तो डील करते ही है, लॉयर्स हो या विक्टिम्स हो, तो हम देखते ही ये चीज। तो जब ये डायलॉग मैंने फर्स्ट टाइम सुना ना, तो इवन मैं ऐसे उठ के बैठ गई एंड आई वाज लाइक, अच्छा, तो बात तो कहीं ना कहीं मुझे भी सही लगी, क्योंकि उस टाइम पे मैंने डील नहीं करना स्टार्ट किया था ऐसे विक्टिम से, बट स्टिल जो लाइन थी ना कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ वी आर एंड इन द बिजनेस ऑफ लॉ, नॉट, मैं लाइन आपके लिए बोलता हूँ, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। यस। ठीक है, तो तो ये लॉयर्स का क्या है, उनके लिए ये बिजनेस ही है। बिजनेस है। आपका केस जो है वो उनके लिए एक बिजनेस है। वो आपकी लाइफ बिगड़ रही है, आपकी फैमिली की लाइफ बिगड़ रही है, उनको कोई कंसर्न नहीं है उससे। हम्म। और वो जस्टिस में भी मानते नहीं है, उनको कुछ जस्टिस वस्टिस का कोई लेना देना नहीं है, ना किसी जज को होता है। उनके लिए बिजनेस है। अभी बिजनेस। जज को क्या है, जज को मोटी सैलरी मिलती है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट आधा टाइम तो वेकेशन पे रहता है। बिल्कुल। स्कूल के बच्चों को जैसे वेकेशन मिलती है ना, हाँ हाँ हाँ। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, क्रिसमस वेकेशन, दिवाली वेकेशन, और पता नहीं कितनी वेकेशन है। हम्म। मैं पूछता हूं, जस्टिस को वेकेशन हो कैसे सकती है? दैट्स हाउ व्हाट। कैन जस्टिस हैव अ वेकेशन? न्याय को वेकेशन मिल ही कैसे सकती है? न्याय तो 24 घंटे होना चाहिए। इधर सिस्टम ये करोड़ों होना केसेस चाहिए। पेंडिंग है, इधर करोड़ों केसेस पेंडिंग है। हाँ, करोड़ों करोड़ों केसेस पेंडिंग है। लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनकी पूरी कर रहे जिंदगी हैं। बिगड़ चुकी है जेल के अंदर, और तुम वेकेशन पे जा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? हम्म। सिस्टम ये होना चाहिए कि बहुत सारे जजेस होने चाहिए। जितने जजेस हैं, नंबर ऑफ जजेस शुड बी मोर। हम्म। जब एक जज वेकेशन पे जा रहा है, तब दूसरा जज उसकी जगह होना चाहिए। हम्म। फिर वो जब जज जब वेकेशन पे जाता है तो दूसरा जज होना चाहिए। हाँ। तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। दैट्स व्हाट। इनफैक्ट ये भी दिखा गया है ना कि वो जो लंबा खींचते जाते हैं एक केस को, आज जज नहीं है, कल जज नहीं आए, परसों जज नहीं आए, यही चलता रहता अरे, हमें डेट दी जाती है, हमें डेट दी जाती है, ये डेट पे आपकी हियरिंग है, उस डेट पे जाओ, तो जज ही नहीं आया होता, आज नहीं आया वो। है। हाँ अरे, हाँ। तुम, उनको कोई टाइम, हमारे टाइम की, हमारे पैसे की और टाइम की कोई कदर ही नहीं है। कोई वैल्यू नहीं। प्लस प्लस कोई वैल्यू नहीं है। और एक केस, समझो 1-2 साल चलता है केस, तो 1-2 साल में 5 बार जज चेंज होता है, सही जज बात। चेंज हो जाता है, और हम्म। फिर नया जज पूरा फिर से सुनता है। ये क्या चक्कर, ये चल क्या रहा है? ये तो मतलब ऐसा ना, मेस मेस बना हुआ है इंडियन इंडियन हम्म। इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इसे आप बिल्कुल एक मेरी पूरे रिवैम्प मुंह की की जरूरत बात छीन ली आपने मेरी, कि मैं बोलने वाली थी कि ये जो जजेस चेंज होते रहता है ना, हर बार नया जज उसको फिर से पूरी केस बताओ, वो फिर से पूरी केस पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, वो कुछ बोलेगा, फिर जब आप नेक्स्ट डेट पे जाओगे तो वो नहीं रहता है, कोई और आ जाता है। एंड दिस इज समथिंग, मतलब मैं क्या बोलूं, आई है। डोंट हैव वर्ड्स। इट्स रिडिकुलस। या तो देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं इतना समझ चुका हूँ। मैंने अभी मैंने दूसरी फिल्म भी बनाई थी, 420 आईपीसी, यस यस। जो इकोनॉमिक ऑफेंस के ऊपर थी। हम्म। मैं इतना समझ गया हूं कि आपको जस्टिस चाहिए तो आप इंडिया में नहीं रह सकते, आपको दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा।
इसलिए बहुत लोग क्योंकि जाते इंडिया, हैं, इंडिया छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं अभी। हाँ, तो इंडिया में कोई जस्टिस है नहीं और आपको मिलने भी नहीं वाला है। हम्म। तो आप अगर इंडिया छोड़ के जा सकते हो, यूएसए में सेटल हो सकते हो, दूसरी कंट्री में सेटल हो सकते हो, तो आप हो जाओ। यहाँ तो ऐसा ही चलने वाला है और यहाँ कुछ बदलने नहीं वाला है। एंड यहाँ देन। कुछ बदलने नहीं वाला है, हम चिल्लाते रहेंगे, चिल्ला चिल्ला के हमारे गले बैठ जाएंगे। यहाँ हाँ। कुछ बदली नहीं होने वाला है, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं है कुछ बदली करने की। हम्म। हर हर आदमी यही इसी आज इसी का व्यस्त है। हर आदमी जो पावर में है वो हम्म। इसी चीज में व्यस्त है कि वोट कैसे बटोरा जाए। ट्रू ट्रू। हम्म। वोट बैंक पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं। एक एक तरफ एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ा रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, बस सब इसी में लगे हुए हैं। कोई सुधार में किसी को देश के सुधार की फिक्र नहीं है क्या नहीं और है। कोई कुछ करता भी नहीं है। ठीक है। और पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के सामने, जो असली मुद्दा है हम्म। जिससे पब्लिक सफर कर रही है या जिससे तकलीफ है पब्लिक को, उससे पब्लिक की नजर और ध्यान हटाने के लिए हम्म। ये दूसरी चीजों में लगे रहते हैं, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में। और हम्म। पब्लिक हमारी इतनी सीधी पब्लिक, सीधी सादी भोली भाली पब्लिक है कि उनको जो भी बोला जाता है वो मान लेते हैं। मान लेते हैं, राइट। दे टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू। हम्म। उनमें इतनी समझ नहीं है, भोले भाले बच्चों की तरह इतनी समझ नहीं है कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। दैट्स तो ये व्हाट। प्रॉब्लम है, इसका इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आई मे साउंड लाइक अ सिनिक, मैं, हो सकता है मैं बहुत सिनिकल साउंड कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जुडिशियल सिस्टम सुधरने नहीं वाला है, क्योंकि उसको सुधारने का कोई स्टेप्स ही नहीं लिए जा रहे। दैट्स व्हाट, नो इनिशिएटिव हैज बीन टेकन टिल डेट, जबकि उनको दिख कुछ रहा नहीं। है अपने आंखों के सामने। एंड दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट, लाइक पीपल आर हेल्पलेस नाउ कि हम करे तो करे क्या, क्योंकि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, अभी पूरी पब्लिक उठ ऐसा के। है, ऐसा है, ऐसा है, आपके ऊपर केस हो गया तो तीन चार सिनेरियो है। अगर आपके पास बहुत पैसा है आप निकल जाओगे। यस यस ट्रू। यहाँ तो न्याय तो बिकाऊ है, न्याय तो खरीद सकते हैं। हम्म। अभी संजय दत्त और सलमान खान के ऊपर जो केस हुए वो तो हम्म। निकल के आ गए। जी। वही केस किसी आम आदमी पे होगा तो 20-30 साल सड़ेगा उधर जेल में। हम्म। तो ये है। दैट्स व्हाट। तो हाँ, तो तो ये है। और मनीष जी, आपका मी टू, जो हैशटैग मी टू चल रहा है 2-3 साल से, बॉलीवुड में जो मी टू वाला सिनेरियो है उस पे आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँ। पूरा बोगस था, कुछ नहीं था। पूरा बोगस था। उल्टा मीटू ने लड़कियों का नुकसान किया। हम्म। जो लड़कियों ने किया मीटू, उनको काम नहीं मिल रहा है। जिन पर मीटू हुआ वो तो अभी भी काम कर रहे हैं, सबके सब कर रहे हैं, हम्म। सबके सब शूट कर रहे हैं, सबके सब तो मजे से काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनकी फिल्में हिट भी हो रही हैं, सब कुछ तो हो रहा है। हो रहा है, हाँ। जिस जिस बेचारी लड़कियों ने कंप्लेन की थी उनका तो अता पता ही नहीं है। पता कोई भी पता उनको नौकरी पे रखने, कोई भी उनको फिल्म में लेने से डरता है कि डरता भाई है। मैं कल को मेरे पे कर देगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो ऐसा सही है। बात कही आपने। तो ये उल्टा हो गया है। उल्टा हो जो जो मूवमेंट थी लड़कियों के भले के लिए, उससे लड़कियों का ही नुकसान हो गया। अब इसमें मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई। गया। हम्म। गलती ये हुई कि ये भेड़ चाल की तरह जो मीटू मूवमेंट हुआ, अच्छा मूवमेंट था, उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी कि हम्म। हैरासमेंट रुके, जो ऐसे एक्सप्लॉइटेशन रुके कि काम के बदले में सेक्स मांगना ये सब और हाँ हाँ। दबाव देना, हम्म। वो सब रुके। वो अच्छी इंटेंशन बहुत अच्छी थी। हम्म। लेकिन उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया, वो बिल्कुल ही भद्दे तरीके से एग्जीक्यूट किया। हम्म। इस तरह से एग्जीक्यूट किया कि हर कोई पे इल्जाम डाल रहा है और एक इल्जाम के बेसिस पर बोला जा रहा है इसके साथ हम काम नहीं करेंगे, इसको इस फिल्म से निकाल दो, इसको इस फिल्म से निकाल दो। बिल्कुल केओस मच गया। कोई हम्म। सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था ये पता लगाने के लिए कि इसने केस किया है तो ये सच है केस, कि सच नहीं है। और अगर सच है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इंडस्ट्री उसको हेल्प करनी चाहिए, उस लड़की को, कि चलो तेरे साथ ऐसा हुआ है, हम तेरी मदद करते हैं, कुछ अगर प्रूफ है तो प्रूफ इकट्ठा करो, उसको लीगल हेल्प करो कि वो कोर्ट जा सकती है, केस कर सकती है। अब वो केस जीतेगी तब जो आरोपी है उसको पनिशमेंट मिलेगी। हम्म। यहां क्या हुआ कि ट्विटर ट्विटर कोर्ट बन गया। बिल्कुल सही बात है। आपने ट्वीट कर दिया कि इसने मेरे साथ किया है, और वो हैशटैग इसने रहा। मेरे साथ रेप किया है, हम्म। और बस उस आदमी को सब गाली देना चालू हो गए, उसको रेपिस्ट बोलना चालू हो गया। अरे
तो ये तो कोई भी किसी पे भी कर सकता है। बहुत और इजी हो जितनी गया है। एलिगेशंस हुई है, जितनी मीटू की एलिगेशंस हुई हैं, उनमें से अभी हमें क्या पता कितनी सच है और कितनी झूठ है, हमें हम्म क्या पता। और बहुत सारी एलिगेशन तो साफ साफ मालूम पड़ा था ये तो झूठ है। हम्म कहीं झूठी एलिगेशन भी हुई थी। वरुण ग्रोवर एक राइटर है, वरुण ग्रोवर, उस पर हम्म झूठी एलिगेशन हुई थी। उसने साबित किया कि ये एलिगेशन झूठी है। हम्म अभी उसने तो साबित कर दिया, पर दूसरे कई थे जो साबित नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। अभी इसमें किसको पता कि सच क्या है झूठ क्या है। तो ये तो ना ऐसा क्योटिक क्योटिक तरीके से ये हैंडल किया गया, बिल्कुल गलत तरीके से हैंडल किया गया। हम्म और उस पर कौन सा अमल किया, कुछ कुछ अमल नहीं हुआ। जो 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 मीटू मूवमेंट का इंटेंशन था, जैसे यूएसए में वाइंस्टाइन को सजा हुई है, कोर्ट ने उसको सजा दी है वाइंस्टाइन को, क्योंकि 22 लड़कियों ने उस पर केस किया है। यस यस। एक लड़की को देख के दूसरी ने किया, दूसरी को देख कर तीसरी ने किया, 22 लड़कियों ने उस पर केस किया। और हम्म उसका केस कोर्ट में आया, उसको सेंटेंस हुआ है, इज बीन कन्विक्टेड। ऐसा इंडिया में कहां हुआ है? आप एक आदमी बताओ मुझे जिसको कन्विक्शन हुई है। किसी को भी नहीं हुई है, नहीं हुई है। क्योंकि ये मूवमेंट को हैंडल ही बहुत गलत तरीके से किया गया। इसमें क्या हुआ, मूवमेंट ये कोई मूवमेंट नहीं थी, ये बस ये ऐसी केओटिक मूवमेंट थी कि जिसमें फ्री फॉर ऑल, जिसको बोलते हैं ना फ्री फॉर ऑल, मतलब हाँ, जिसका जिसकी मर्जी आए वो ट्विटर पे डाल दे और बोल दे कि मेरे साथ रेप हुआ है, और वो आदमी को आरोपी बना दे। बहती गंगा में हाथ और धो फिर लो। हाँ। बहती गंगा में हाथ धो लो। और फिर क्या हुआ, अगले 1-2 साल के लिए उस आदमी को सब गाली देते रहे, हम्म उसको डिमोनाइज करते रहे कि ये बहुत बुरा आदमी है, ये बहुत बुरा आदमी है। बस 2 साल के बाद सब भूल गए और उसी हम्म आदमी के साथ सब काम कर रहे हैं, और वो तो हम्म अभी और भी बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो इसमें क्या है, मतलब दोनों साइड का नुकसान ही हुआ। हम्म, औरतों का भी नुकसान हुआ, आदमियों का भी नुकसान हुआ। फायदा क्या हुआ? और मैं क्या बोल रहा हूं, अभी क्या एक्सप्लॉयटेशन बंद हो गई है? कोई बिल्कुल बंद नहीं हुई है, बिल्कुल। बिल्कुल भी बंद नहीं है, वैसी ही हो गई है, थोड़ी बहुत कम होगी होगी मैं बोलता हूँ। हम्म। क्योंकि किसी आदमी को जब पनिशमेंट ही नहीं मिली है, किसी आदमी पे कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई किसी को जेल नहीं हुई, तो बंद कैसे होगी? ट्विटर पे कोई भी कुछ भी बोल दे, 2 साल लोग याद रखेंगे, 2 साल क्या 2 महीना याद रखेंगे, हाँ, उसके दो बाद वो। महीना याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। हम्म अभी तो मैं अगर आपको पूछूं, आप बताओ किस किस आदमी पर, एक्टर पर या प्रोड्यूसर पर, डायरेक्टर पर मीटू हुआ है, तो आपको याद ही नहीं होगा। और हम्म मुझे तो इतना भी याद है कि सब बड़े नाम, जितने भी बड़े नाम है, सब पे हुआ है। हुआ कोई है। बचा ही नहीं है जिसमें नहीं हुआ है। बट पनिशमेंट किसी को नहीं मिले जहां तक मुझे पता है। हाँ, और आप नहीं पनिशमेंट क्या पता। और क्या पता जितने भी आरोपी थे, जिन जिन पर आरोप लगाया, अभी क्या पता किसने किया है किसने नहीं किया है। ठीक है, हाँ, चार हाँ, दीवारी के और अंदर हाउ कैन समवन प्रूव हाँ, दैट। और देखो, और एक और बात ये है, एक और बात इसमें सबसे जो पेचीदा बात है, मीटू मूवमेंट में सबसे पेचीदा बात ये है कि कोई कोई लड़कियां जो हैं, वो हम्म अपनी मर्जी से करती हैं, वो अपने आप आके ऑफर करती हैं कि देखो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस बस मुझे ही ये रोल चाहिए, किसी और को मत देना। आई एग्री, टोटली एग्री। अरे बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ने किया है ये तो हम्म कॉमन नॉलेज है। ये तो कॉमन नॉलेज है कि बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस और छोटी से छोटी एक्ट्रेसेस ने ये सब किया है रोल पाने के लिए, हम्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए, और एंट्री अपना स्टेटस बनाने के लिए उन्होंने किया है, ये सबको पता है। हम्म किसको नहीं पता है? तो जब अपनी मर्जी से हो रहा है, जब लड़कियां अपनी मर्जी से ये कर रही हैं, हम्म तब आप ये डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि ये मर्जी से हुआ है या जबरदस्ती से हुआ है? दैट्स द पॉइंट, या। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि मीटू और रेप की एलिगेशन, ये इसका बेसिस होना चाहिए एविडेंस, कि आपके पास कोई ठोस सबूत है कि हम्म। मेरे पे रेप हुआ है, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती की है, हम्म मुझे एकदम ही विवश करके, चाहे वो फिजिकली विवश किया या इमोशनली विवश किया, अपने शब्दों से विवश किया कि मतलब काम नहीं देंगे या ऐसा जो भी, ऐसा हम्म। करके मेरे साथ किया है, आप साबित कर दो, फिर उस मर्द को सजा होनी चाहिए। ये न्याय है, ये जस्टिस है। हम्म। लेकिन ये तो मैं सोचूंगा फ्री फॉर ऑल है। अगर तुम जब ट्विटर पे डाल दो और किसी को इल्जाम लगा दो और उसके ऊपर फिर सब हाहाकार होना मचता है और फिर कुछ होता नहीं है, ये पता नहीं। क्या है? इसका फायदा क्या है? तो मीटू से नुकसान ही हुआ है, फायदा कुछ नहीं हुआ है। फायदा कुछ नहीं हुआ है, हाँ।
और आपका मैरिटल रेप के बारे में क्या कहना है, जो आजकल जो एक वर्डिक्ट आने वाली है, अभी तक आई नहीं है फाइनल वर्डिक्ट, क्रिमिनलाइजिंग ऑफ मैरिटल रेप? देखो, मैरिटल रेप इंडिया में बहुत ही पेचीदा है, ये नहीं डिफाइन हो सकता। हम्म। ये अमेरिका में डिफाइन हो सकता है, इंडिया में डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है। हम्म। और गांव में जो औरत है, उसका कर्तव्य समझा जाता है कि उसको मर्द को सेक्स देना है। हम्म। गांव में ये मान्यता है कि औरत बनी ही सेक्स मर्द को प्लेजर देने के लिए है और बच्चे पैदा करने के लिए। उसका कर्तव्य ये है, उसका अस्तित्व ही ये है कि उसको बच्चे पैदा करने और सेक्स देना है। हम्म। उसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ही ये है। जब ऐसे माहौल में आप कैसे किसी को मैरिटल रेप के लिए अरेस्ट कर सकते हो? हम्म। वो तो बेचारा कहेगा, अरे ये तो मेरा हक है, मैं तो अपना हक मांग रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि इस जुर्म ट्रू। है। और वो औरत को भी कितना आभास रहेगा कि मेरे पे जुर्म हो रहा है, कि ये मेरा कर्तव्य है। तभी है, हाँ। तो इंडिया का जो सोसाइटी है, वहां मैरिटल रेप को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आता हूं अर्बन अर्बन लोगों पे, जो अर्बन सोसाइटी है, जो शहरों में रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, उनमें मैरिटल रेप जो है, आई फील वो क्राइम है। लेकिन अभी आप लॉ को सेग्रीगेट तो नहीं कर सकते एज पर क्लास, दैट्स एज पर एज पर मनी एंड क्लास, एंड आप किस स्ट्रेटा से बिलोंग करते हो, उस पे तो आप लॉ को तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लॉ तो सबके लिए एक है। एक बनेगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? फिर एक और चीज में मेरा ये भी सोचना है कि मैरिटल रेप, जो एक औरत है, जो पढ़ी लिखी औरत है, और बॉम्बे दिल्ली की औरत है, बैंगलोर की औरत है, जो पढ़ी लिखी है, कमाती है, नौकरी करती है, मुझे नहीं लगता उस पे कोई मैरिटल रेप कर सकता है ऐसा। हम्म। बिकॉज हर औरत की अपनी एक आवाज है। तो मैरिटल रेप ये तो ऐसी औरत पे हो सकता है जो सबड्यूड टाइप की औरत है, गांव की औरत है, सबड्यूड है, जिसे कुछ पता जो ना हो। डरती है, जिसे कुछ पता नहीं है, जो जो दबाव में आ जाती है, जो जिसका जवाब है। पति मारता है उसको। हम्म। हाँ, तो आजकल की ऐसी अर्बन औरत पे मैरिटल रेप, मुझे तो लगता है बहुत रेयर चीज रेयर चीज है। है, इट इज राइट। आई फील इट इज रेयर। हम्म। सो पेचीदा है, इट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपर्ली। हमारी सोसाइटी इतनी डाइवर्स है, इंडियन सोसाइटी इतनी डाइवर्स है, इतने अलग अलग क्लासेस के लोग हैं। आप कहीं एक बिजनेसमैन है जो बंगले में रहता है, मलाबार हिल के बंगले में रहता है, जिसकी वाइफ सोशलाइट है, हम्म। अभी उनका रिलेशन बिल्कुल ही अलग है। और जो एक गांव में एक मजदूर की वाइफ है, हम्म। जिसको हर रोज पीटता है, मारता पीटता है, जो उसके पैर छूती है, और जिसके साथ वो हर रात सेक्स करता है, चाहे उसकी मर्जी हो या नहीं हो। हो या नहीं हो। अभी, हाँ, अभी आपको पता है करवा चौथ के टाइम औरत आदमी के पैर छूती है। हाँ, यस। तो फिर ऐसे माहौल में आप कैसे बोल सकते हो मैरिटल रेप को डिफाइन कैसे करोगे आप? हम्म। है ना? और आप अगर पुराने शास्त्रों में पढ़ो, तो वो तो उसमें तो लिखा है कि औरत की ड्यूटी है कि आदमी को सेक्स देना और आदमी को प्लेजर देना। तो हम्म। ये तो सही तो बात इंडियन सोसाइटी में इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। और हम इंडियंस को ना ये समझता नहीं है कि ये यूएसए नहीं है। है। हम्म। ठीक है ना? हम ब्लाइंडली वेस्ट को फॉलो करते हैं, ये समझे बिना कि उनका सोशल फैब्रिक जो है वो बिल्कुल अलग है हमसे। हम्म। वहां मैरिटल रेप होता है। होता है। हाँ हाँ, वहां होता है। यहाँ इट कैनॉट बी डिफाइंड। यहाँ की सोसाइटी का पूरा जो समाज का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अलग है। हम्म। मैं कहता हूं मैरिटल रेप यहाँ गांव में, अगर मैरिटल रेप होता भी है, किसी घर में हुआ है, तो उस मर्द को शायद आभास ही नहीं होगा कि मैंने मैरिटल रेप किया है। उसको यहाँ लगता है वो औरत को, उसका हक है। हाँ, उसका हक है। और जो औरत है, उसको भी लगता नहीं होगा कि मेरे पे रेप रेप हुआ है। वो तो सोचती है कि इसका इसका हक है, मेरे औरत का, मेरे हस्बैंड का मेरी बॉडी पे हक है। हक है, और ये तो मेरी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे, हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। जी। मेरा एक असिस्टेंट था, ठीक हम्म। है, मैं नाम नहीं ले सकता। हम्म। तो उसका गांव में कोई घर था, यूपी के गांव में उसका घर था। हम्म। तो उसके जो फूफा जी थे, हम्म। वो उसकी बुआ को पीट रहे थे, बुरी तरह पीट रहे थे। ओके। और वो बुआ चिल्ला रही थी।
और ये सबके सामने, नौकरों के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने आंगन में पीट रहे थे। तो वो हाँ चिल्ला रही थी, मर गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जोर जोर से पीट रहे थे। हाँ वो हाँ। रो रही थी, चिल्ला रही थी, काफी देर तक पीटते रहे, और पता नहीं क्या मुद्दा, क्या कोई ऐसे छोटा मोटा मुद्दा हुआ होगा घर का ही। हम्म इसके बाद मेरे असिस्टेंट ने और उसकी माँ ने शायद उसको बोला, औरत को, कि यार ऐसे कैसे तुम्हारा हस्बैंड तुमको पीट सकता है, और ये क्या है, ये क्या बात हुई, ये वो। तो वो बोल, तो उल्टा वो हस्बैंड को डिफेंड करने लगी। हम्म बोलती है तुम्हारी मजाल मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसे बोलो, उनका हक है, हम्म उनका हक है। ये उसके वर्ड्स थे। हम्म आप ऐसी जब सोसाइटी है, जब ये हमारा समाज है, और 70% जो गांव में पब्लिक रहती है उनकी ये थिंकिंग है, तो आप मैरिटल रेप को डिफाइन कैसे करोगे, ये मुझे बताइए। क्योंकि मर्द और औरत दोनों को समझेगा ही नहीं, उनको आभास ही नहीं कि हम रेप कर रहे हैं। हम्म औरत को ये आभास नहीं रहेगा कि मेरे पे रेप हो रहा है, मर्द को आभास नहीं होगा कि मैं रेप कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट। ठीक है ना। गांव में हाँ, क्या है ना कि लड़की अगर बोलेगी कि मुझे नहीं रहना है, वो मुझे मारता पीटता है, तो उल्टा बोलेंगे कि नहीं नहीं, अब वही तेरा घर है, तुझे वहीं पे रहना है, थोड़ा सहन कर लो। तो औरत ही औरत को बोल रही है, तब क्या एविडेंस लेके जाओगे कि रेप हुआ है? सो दिस इज बिल्कुल। समथिंग एंड आई डोंट थिंक कि अगर एक क्रिमिनलाइज होता भी है तो इट विल बी एनी फ्रूटफुल और डू एनी गुड टू द सोसाइटी। इससे उल्टा फॉल्स केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, व्हाट आई फील। और ज्यादा, और बहुत सारे मैरिटल रेप के केसेस फॉल्स हैं, हाँ, बहुत सारे, बहुत सारे। क्या होता है, आदमी और औरत में झगड़ा हो जाता है, चेंज लेने के लिए ये सब कुछ करते खटास खटास आ जाती है, बिटरनेस आ जाती है रिलेशन में। हैं। अब औरत जो बदला लेना चाहती है, पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती है, हम्म जो दूसरा दूसरा भी है, अपने बच्चों को अपने तरफ करना चाहती है, तो हम्म मैरिटल रेप का इल्जाम लगा देती है। ये भी बहुत कुछ होता है। हम्म, बिल्कुल। तो मनीष जी, अभी मैं एक टॉपिक पे आती हूँ जो मेंस इश्यूज है, क्योंकि अभी तक हमने बात की कि औरतों पे जो पहले कैसे अत्याचार होता था, अभी कितने प्रतिशत हो रहा है, कितने प्रतिशत फ्रीली घूम रहे हैं या फिर वो लोग इंडिपेंडेंट है। तो अभी क्या हो गया है ना, जो सिनारियो बिल्कुल पलट गई है। अभी क्या है कि women are independent, they are earning, they have full freedom to do everything or anything they want to, it's their body, their choice, their life। लेकिन मेंस इश्यूज जो है वो लोग एड्रेस ही नहीं करते, क्योंकि इतने सारे आजकल न्यूज आर्टिकल्स आ रहे हैं। इनफैक्ट हम भी न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, हम वीडियोस पब्लिश करते हैं, हम विक्टिम्स के इंटरव्यूज लेते हैं एकदम जो अभी जो सफर कर रहे हैं इन सब फॉल्स केसेस की वजह से। बट कोर्ट को दिख रहा है, ऑथोरिटीज आर एबल टू व्यू एंड दे आर एबल टू ऑब्जर्व, बट फिर भी ना लोगों के बीच में वो अवेयरनेस अभी तक आई नहीं है। तो मैं यहाँ पे दो सवाल पूछूंगी कि जो मर्द है वो क्यों अपने ब्रदर्स को, मतलब जो भाई भाई का भाईचारा जो है ना, तो वुमेन जो है ना वो क्या करती है, अगर मेरी फ्रेंड है उसको तकलीफ हो रही है तो मैं जाऊंगी उसके पास, को सिंपैथी दूंगी, उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, उसको मतलब सहानुभूति दूंगी, सपोर्ट करूंगी। लेकिन लड़कों में मैंने एक चीज देखी है ये बात, कि अगर एक लड़का है वो बोल रहा है कि मुझे मेरी बीवी मारती है, या मेरे लाइफ में ना मेरे गर्लफ्रेंड ये मतलब जबरदस्ती मुझसे करवा रही है, या फिर मुझे हैरेस कर रही है, या किसी फीमेल ने मुझे हैरेस किया, ये हुआ, तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि तो कैसा मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द शुड बी एबल टू ओवर पावर अ वुमेन। तो ये सब पॉइंट्स आ जाती है। तो एक चीज तो है कि लोग आज भी नहीं समझ रहे एक मर्द का दर्द, कि मर्द को दर्द होता है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन और यू कैन से कंसेप्शन कि मर्द को दर्द नहीं होता है। एंड दैट इज द रीजन नो कि मैन आर स्लिपिंग टू डिप्रेशन, क्योंकि वो रो नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें लोगों को करनी चाहिए, या हम पब्लिक को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो करे, जिससे कि कि लोग ज्यादा से ज्यादा एड्रेस कर पाए, इन सब इश्यूज को समझ पाए, और मेंस के जो इश्यूज है वो थोड़ा लाइमलाइट में आए, यू नो। देखो, इंडिया में ना एक एक धारणा है, इंडिया में एक धारणा है कि औरत हमेशा विक्टिम होती है। yes, ये एक माइंडसेट है कि औरत विक्टिम होती है, और औरत कोई गलत नहीं कर सकती है। हम्म तो जब भी आदमी पे कोई अत्याचार होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ब्लेम उस पे आता है। अरे हम्म तू किस टाइप का मर्द है, तू औरत को कंट्रोल नहीं कर पाया, या अरे यार औरत क्या थोड़ी ना कभी ऐसा कर सकती है। तो ये माइंडसेट है कि औरत इज ऑलवेज अ विक्टिम। हम्म तो जब भी कोई मर्द पे ऐसा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली माइंडसेट ऐसा आ जाता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मर्द ही थोड़ा एबनॉर्मल होगा, इसी हम्म, में कोई कमी है, या यही कुछ गलत कर रहा है कि इसके इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसमें कोई कमी होगी जरूर। कमी होगी। ये माइंडसेट है। तो इसलिए इसलिए ये धारणा है, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा है कि मर्द मतलब एकदम
पावरफुल कैरेक्टर है, उसको हमेशा औरत की सुरक्षा करनी है, औरत हमेशा उसके चरणों में होती है। हमारा तो कल्चर ये है पति परमेश्वर कि अभी भी पढ़े लिखे लोग, मुझे पता है, करवा चौथ के टाइम औरतें पांव छूती हैं अपने हस्बैंड के। तो जब जहां ऐसा कल्चर है, इसको बोलते हैं पेट्रियार्कल कल्चर, जहां आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, तो ऐसे कल्चर में जब भी कोई औरत एक आदमी पे अत्याचार करती है, तो सामने वाले को वो हजम नहीं होती बात कि यार औरत भी ऐसे कर सकती है, नहीं यार, नहीं नहीं, यार मेरी मम्मी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो एक वो बायस है कि औरत कभी गलत नहीं हो सकती और औरत कभी एग्रेसिव नहीं हो सकती। तो ये एक गलत धारणा है। तो जब तक ये गलत धारणा लोगों के मन से नहीं निकलेगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे नहीं लगता ये लोगों के मन से निकल सकती है, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर ही ऐसा है, तो वो नहीं निकल सकती। तो अभी इस कल्चर को प्रोटेक्ट करने, इस कल्चर की वजह से ही ऐसे जेंडर बायस लॉ बने हैं कि औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि औरत पे बहुत अत्याचार होते आया है गए जमाने में। तो उसको प्रोटेक्ट, औरतों को प्रोटेक्ट करने के लॉज बने हैं। लेकिन अभी वो लॉज इतने एक्सट्रीम हो गए हैं कि वो अनफेयर हो गए हैं टू द मेल जेंडर। मेल जेंडर। हाँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और मुझे नहीं लगता जो जिस आदमी पे ऐसा अत्याचार होता है थ्रू हिज स्पाउस और थ्रू सम अदर वुमन, उसको ज्यादा सिंपैथी मिलती है दूसरे मर्दों से। तो मर्द तो हंसते हैं उसके ऊपर हंसते कि हैं। क्या तू, हाँ, हंसते हैं उसके ऊपर। उनको लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि इसी में कोई कमजोरी होगी या इसमें कोई कमी होगी कि इसको औरत ऐसा कर रही। वो बिलीव नहीं कर पाते कि एक नॉर्मल आदमी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके साथ सिंपैथाइज वही करेगा जिसके साथ खुद हुआ है। खुद हुआ है, राइट। तो आप देखोगे, आप एक नोटिस करोगे सोशल मीडिया पे कि किसी भी आदमी के साथ अत्याचार होता है, तो जो एमआरएज हैं वो मिलकर उसको सपोर्ट करते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है वास्तव, जो अमित देशपांडे चलाते हैं, जी जी। वास्तव। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मर्दों की हेल्प की है जो औरतों के हाथों सफर कर रहे थे। उन्होंने तो इस हद तक सुसाइड से बचाया लड़कों को, उन्होंने अरेस्ट होने से बचाया लड़कों को, इतनी हेल्प की है। क्योंकि उनपे, इन सब पे, खुद अमित देशपांडे पे और उनके पूरे ग्रुप पे, जो वास्तव एनजीओ है, वो सारे हमारे वो खुद भुगत चुके हैं सब। भुगत चुके। तो वो समझते हैं कि हाँ, ऐसा होता है, कि मर्द पे भी अत्याचार हो सकता है और जेंडर बायस लॉज की वजह से एक मर्द सफर कर सकता है। तो वो समझते हैं एंड वो हेल्प भी करते हैं और सिंपैथाइज भी करते हैं। लेकिन जिस पर नहीं गुजरी है ना, उसके लिए ये इंडिया में मानना या हजम करना बहुत मुश्किल है कि मर्द पे भी कोई औरत अत्याचार कर सकती है। ये बात सही है कि जिन पे बीतती है वही समझ पाते हैं। इनफैक्ट फॉर्मन इंडिया, जो फॉर्मन इंडिया के जो फाउंडर है, मैं आपको बता दूं, उनपे भी फॉल्स केस अभी तक चल रहा है एंड ही सफरिंग। दैट इज द रीजन कि वी हैव कम अप विद दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम एटलीस्ट विक्टिम को सपोर्ट कर सके, उनको काउंसिल कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड कर सके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाए, किसके पास जाए। और लॉयर्स के पास सब लोग जा नहीं पाते इनिशियली, क्योंकि पैसा नहीं होता है देने के लिए। तो ऐसे कई सारे विक्टिम्स हमें अप्रोच करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज द केस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। हम लॉयर से उन्हें कनेक्ट करवा देते, बट देन कभी कभी इनफैक्ट ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे विक्टिम ने खुद कहा कि वो गोवा का रहने वाला था, हमने उन्हें कुछ लॉयर से कनेक्ट करवाया एंड ही वाज सेइंग कि ये लॉयर्स को ऑलरेडी पहले मिल चुके हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू हेल्प हिम, क्योंकि दोस लॉयर्स आर द फ्रेंड ऑफ हिज वाइफ्स लॉयर, तो दे आर नॉट रेडी टू हेल्प। ऐसे भी केसेस है। अम, तो मनीष जी, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगी कि क्या आपका ऐसा कोई अपकमिंग फिल्म है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं लोगों को? देखिए, अभी मेरी नेक्स्ट फिल्म है वन फ्राइडे नाइट, ओके। जिसमें रवीना टंडन है। हम्म। वो भी कुछ हद तक एक मेंस इशू के साथ डील करती है। इट इज डीलिंग विद अ मेंस इशू। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ फिल्म के बारे में, ओके। क्योंकि अगर मैं रिवील कर दूं तो उसका वो पूरा सस्पेंस निकल जाएगा फिल्म का। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब ये फिल्म देखें। लेकिन ऑफ कोर्स फिल्म 498 ए के बारे में नहीं है, एक जनरल मेंस इशू दिखाया है उसमें, फिल्म में बताया है। हाँ, मेंस इशू बताया है उस फिल्म में।
कि एक आदमी पे कैसे अत्याचार होता है और एक आदमी हम्म कभी कभी कैसे फंस जाता है। हम्म लेकिन उसमें औरत की भी साइड दिखाई है, उसमें औरत पे भी कैसे अत्याचार होता है वो भी दिखाया है। ओके बेसिकली फिल्म डील्स विद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके ओके और दोनों तरफ का दिखाया मैंने उसमें। हम्म। लेकिन मेंस इशू है उसमें, आप देखेंगी फिल्म तो आप समझेंगी। तो ये अभी कब ये तो ये, हाँ ये जियो सिनेमा पे रिलीज होगी, अभी इस साल ही होगी। ओके ओके रिलीज डेट फिक्स, एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है। ओके तो रवीना टंडन है इस फिल्म में, रवीना टंडन और मिलिंद सोमन, ओके दैट्स नाइस, इट्स वेरी ये नाइस। हस्बैंड एंड वाइफ है, हाँ। ओके ओके। तो जब आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा तो मैरिटल की बात की है तो मैं यहाँ से एक सवाल पूछूंगी कि जैसे कोर्ट ने, आपने सुना होगा कि रिसेंट कुछ वर्डिक्स में कहा है कि अ वुमन कैन डू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स हर चॉइस। इनफैक्ट ये सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कहा है। एंड ही सेइंग कि you can't deny maintenance to your wife even after she's involved in extramarital affair। तो लेकिन अगर एक मर्द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे और वाइफ जो है वो कंप्लेन कर दे, तब वो फंस सकता है। तो इसमें आपका क्या कहना है? आई फील दिस इज वेरी अनफेयर। या अनफेयर है और बेवकूफी है पूरी। जो हम्म एलिमनी का सिस्टम है ना, ये बिल्कुल ही बेवकूफी है। क्योंकि हम्म आजकल औरतें उतना ही कमा रही हैं जितना मर्द है। अभी समझो एक मैरिड कपल है, दोनों नौकरी करते हैं, तो हम्म। दोनों की जो सैलरी है वो इक्वली होती है, दोनों होती है। साथ में घर चलाते हैं। तो एलिमनी, मर्द को क्यों एलिमनी देनी चाहिए? ये एलिमनी का भी जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना हो चुका है। ये उस 200 साल पहले औरत अपने घर के चौखट से बाहर नहीं निकल सकती थी। हम्म वो घर के किचन में ही काम करती थी, बच्चों को संभालती थी बस। और मर्द जो है वो बाहर जाके पैसे कमाता था। हम्म। इसलिए एलिमनी का सिस्टम चालू हुआ कि तुमने डिवोर्स कर दिया तो औरत बेचारी कैसे सर्वाइव करेगी, क्योंकि वो पूरी डिपेंडेंट है मर्द पे। यस। इस करके एलिमनी का सिस्टम चालू हुआ। लेकिन आज तो ऐसा है ही नहीं, आज तो ऐसा माहौल ही नहीं है। तो हम्म। एलिमनी किस बात की दी जा रही है, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कमा रहे हैं, और किसी किसी केस में तो औरत ज्यादा कमा रही है, हाँ हाँ तो बिल्कुल। फिर एलिमनी किस बात की हुई? तो हम्म ये सरासर बेवकूफी है। मैं तो इसको बेवकूफी बोलूंगा, बिल्कुल इलॉजिकल है। जो लॉ मेकर्स हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनको शायद उन्हें इतनी डीप थिंकिंग की शायद क्षमता ही नहीं है कि जो लॉज बनी है ये 200 साल पहले जो माहौल था उसके हिसाब से बनी हुई है, तो बननी चाहिए आज के हिसाब से। और अभी बिल्कुल। मैं गांव खाते की बात करता हूँ, गांव खाते में तो डिवोर्स होता ही नहीं। हम्म गांव में आपने कभी सुना है गांव में डिवोर्स होता है? डिवोर्स तो शहर में है, होता है। कुछ ना कुछ करके वो निपटा लेते हैं वो लोग। हाँ हाँ, वो निपटा देते हैं। और क्या है, हाँ, गांव में तो यही है कि शादी हो गई तो तुम्हें उम्र भर वहीं पे रहना है, निभाना है। ओके। हाँ, वो जो शहर में अर्बन पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वहां ज्यादा डिवोर्स होता है। ठीक इनफैक्ट है। मैंने ये भी तो देखा मनीष जी कि जो एलिमनी का जो ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ लड़कियां क्या करती है, वो पहले ले लेती है एलिमनी, ठीक है, वन टाइम। उसके बाद मतलब वो वापस आएंगी कुछ महीनों बाद कि मुझे और मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि उससे मेरा नहीं हो रहा है। एंड कोड जो है उसमें वो लोग भी मतलब ये बेवकूफी है मेरे हिसाब से। अगर कोई औरत हाउसवाइफ है, होम मेकर है, और उसके बच्चे हैं, और बच्चों की कस्टडी उसको मिली है, और वो कोई नौकरी नहीं करती, कोई बिजनेस नहीं करती, वो हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, तब मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। हम्म लेकिन जब वो अच्छी खासी नौकरी कर रही है, कमा रही है, तो फिर मेंटेनेंस किस बात का? हम्म। तो अगर मैं ये आपसे और एक सवाल बेवकूफी है। पूछती हूँ, मैं आपसे और एक सवाल पूछती हूँ कि ये मेरी पर्सनल सवाल है। अगर एक लड़की है एंड शी गॉट मैरिड टू समवन एंड देन आफ्टर 2-3 months ही फाइल अ केस, जो कि ऑब्वियसली फॉल्स केस ही है, बिकॉज बिकॉज इट वाज अ लव मैरिज, और वो सपोज आज तक कोई एविडेंस नहीं लेके आ पाई। शी इज अ सिंगल गर्ल एंड शी इज यंग, शी इज एडुकेटेड, बट वो जॉब नहीं कर रही है अभी। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि यू कैन नॉट फोर्स अ गर्ल टू डू ए जॉब इवन इफ शी इज एडुकेटेड। तो मतलब कि आपको एलिमनी देनी ही पड़ेगी, मेंटेनेंस देनी ही पड़ेगी। तो इसमें आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता मैं तो बोलूंगा बेवकूफी है। है? बेवकूफी है, इनको दिमाग ही नहीं है, और ये मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे लॉ मेकर्स हैं और जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट में, जो लॉज बनाते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। वो ऐसा उनका ये रवैया है कि जो चल रहा है वो चलने दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता हम्म। तो है। अगर कैसे? थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये एलिमनी को अबॉलिश ही कर देंगे। कोई सेंस ही नहीं बनता है एलिमनी का। सेंस नहीं बनता है, राइट? क्योंकि एक आदमी इतना मेहनत करके कमा रहा है एंड वो लड़की बस, तो मतलब एक इट्स केस। अनरीजनेबल, क्योंकि औरत की गलती हो सकती है।
तो आदमी क्यों भुगते? और जब औरत कमा रही है तो फिर वो एलिमनी की हकदार कैसे बनती है? That's what. तो हाँ, बेवकूफी है ये। एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट मनीष जी कि हमारी जस्टिस सिस्टम आज ऐसी हो गई है कि लोगों का भरोसा उठ गया है। इनफैक्ट आई बिलीव कि आपको भी शायद भरोसा नहीं होगा जस्टिस सिस्टम कि आपको कभी जस्टिस बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कोई किसी भी तरीके का केस करता है तो यहाँ इंडिया में कोई सिस्टम ही नहीं है। इंडिया में एक ही सिस्टम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेरी ट्रू एंड आई अग्री टू दिस। ट्रू। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, पोजीशन है, वो कुछ भी रेप मर्डर वर्डर करके कुछ भी करके निकल जाएगा। राइट। तो मनीष जी आपका क्या मैसेज है हमारे ऑडियंस के लिए? मेरा ऑडियंस से कोई मैसेज नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस इनोसेंट है। मेरी ऑडियंस वो है, एमआरएज हैं सबके सब, जिन पे जेंडर बायस्ड लॉज की वजह से अत्याचार हुआ है। तो मेरा मैसेज कोई नहीं है। मेरा मैसेज ये है कि अपना हौसला रखो, लड़ते रहो। आपको यही मैसेज मैं दे सकता हूँ। मेरा मैसेज है हमारे देश के लॉ मेकर से, यानी पॉलिटिशियन से, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी से मेरा एक मैसेज है कि प्लीज वेक अप। आप अपनी नींद से उठ जाइए और देखिए कि जो पुरुष हैं, जो बैकबोन है सोसाइटी की, मेन, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहा है, और बहुत सारी जिंदगियां बिगड़ चुकी हैं जेंडर बायस लॉज की वजह से। तो आपको इसका, यू हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा इशू है, और लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा कि वही लॉ एक मर्द और औरत दोनों पे वही लॉ लागू होता है। आपको जेंडर न्यूट्रल लॉज लानी पड़ेंगे इंडिया में। मेरी ये मैसेज है हमारे लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी से। बस, नमस्ते। Namaste. Thank you so much for joining us, Manish ji, and we hope to meet you on another podcast. हाँ।